वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स स्टडी किया, अब ये इसका सेकेंड पार्ट चल रहा है। Crop seasons. From the agriculture point of view, the year can be divided into two principal cropping seasons. दो cropping seasons होती हैं, पहले हो गया रावी सीजन, फिर उसके बाद हो गया खरीफ सीजन। ठीक है, रावी सीजन कब से कब तक होता है? 1 अक्टूबर से लेके ये 31 मार्च तक ये होता है। ठीक है, और इसमें कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं? वो होती हैं वीट, बर्ली, ग्राम, लिंसीड, मस्टर्ड, पोटैटोज एट्सेट्रा। ठीक है, खरीफ सीजन कब से होता है? 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक ये होता है खरीफ सीजन। और इसमें क्रॉप्स कौन सी ग्रो की जाती हैं? राइस, बाजरा, ज्वार, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट एट्सेट्रा। ठीक है, ये 2 क्रॉप सीजन होती है। इसके अलावा एक और क्रॉप सीजन होता है और वो होता है जेड, और वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है क्रॉप रेशियो और खरीफ रावी रेशियो। रेशियो ऑफ प्रपोज्ड एरिया टू बी इरीगेटेड इन खरीफ सीजन टू दैट इन द रावी सीजन इज कॉल्ड खरीफ रावी रेशियो। ठीक है, जो एरिया है, जो इरीगेट करना है एरिया, उनकी रेशियो, मतलब कि खरीफ में जो एरिया इरीगेट करना होगा उसकी रेशियो डिवाइडेड बाय रावी में जो इरीगेट करना होगा वो वाले की। ठीक है, और इसमें कई बार लिखा ये भी आ सकता है, रावी खरीफ रेशियो भी हो सकता है, खरीफ रावी रेशियो भी होता है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एरिया जो है वो ज़्यादा इरीगेट किसके टाइम पे करना पड़ेगा? रावी के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि रावी जो है उसमें खरीफ एरिया इज 1/2 ऑफ द रावी एरिया। ठीक है, उसमें मतलब ट्वाइस एरिया लगता है, खरीफ के कंपैरिजन में 2 टाइम्स उसका एरिया लगता है। ठीक है, द रेशियो इज जनरली, अगर खरीफ रावी की बात है, खरीफ रावी रेशियो होगा तो 1:2, और अगर रावी खरीफ होगा तो 2:1 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है प्लेओ इरिगेशन। प्लेओ इरिगेशन क्या होता है कि जब हम शुरू में जो क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने की कोशिश करते हैं, और शुरू में क्या होता है कि जो मिट्टी होगी वो एकदम से बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। स्पेशली ये सितंबर में अगर हम ग्रो करते हैं, रावी क्रॉप्स जो हैं उसकी स्टार्ट करनी होगी हमें, अगर मतलब उसको प्लांट करना होगा, तो उससे पहले क्या होगा, सितंबर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए एकदम से सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई होगी और वहाँ पे कुछ सोइंग इजीली मतलब हम कर नहीं सकते। तो इसीलिए वहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सॉइल को थोड़ा मॉइस्चराइज करना पड़ेगा, और वही मॉइस्चराइज जो थोड़ा सा वाटर से हम करते हैं उसी को हम कह देते हैं कि ये प्लायो इरिगेशन है। ठीक है, मतलब कि अभी क्रॉप्स हमने ग्रो नहीं की है, हम उससे पहले ये प्रोसीजर करेंगे कि थोड़ा थोड़ा मतलब मिट्टी को एक तरह से वेट कर देंगे, उसको मॉइस्चराइज कर देंगे, उसी को हम बोलेंगे कि ये प्लेओ इरिगेशन है। इसके बाद है कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग क्या होती है कि क्रॉप्स जब ग्रो कर जाती है फ्यू सेंटीमीटर्स, कुछ सेंटीमीटर्स उसने ग्रो कर लिया क्रॉप्स ने, और उसके बाद जो फर्स्ट वाटरिंग होगी उसे कहेंगे कोर वाटरिंग। ठीक है, द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर डिफरेंट क्रॉप्स आर डिफरेंट। ठीक है, अलग अलग इनकी डेप्थ होती है कोर वाटरिंग के लिए, कितनी वाटरिंग की रिक्वायरमेंट है अलग अलग सबकी होगी फर्स्ट वाटरिंग की रिक्वायरमेंट। और जैसे कि हमारे यहाँ पे ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर राइस 17 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और वीट के लिए 13.5 सेंटीमीटर, शुगर केन के लिए 16.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से अलग अलग सबकी अपनी अपनी क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स वो होंगी जो डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उसके सिवाय जितनी भी क्रॉप्स होती हैं वो सारी कैश क्रॉप्स में इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, अ क्रॉप विच हैज़ टू बी इनकैश्ड इन द मार्केट फॉर प्रोसेसिंग एट्सेट्रा एज इट कैन नॉट बी कंज्यूम डायरेक्टली बाय द कल्टिवेटर। ऑल नॉन फूड क्रॉप्स आर इंक्लूडेड इन दिस क्रॉप्स, जैसे कि जूट, टी, कॉटन, तंबाकू एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कैश क्रॉप्स होती हैं, मतलब ये डायरेक्टली कंज्यूम नहीं की जा सकती। क्रॉप्स रोटेशन। क्रॉप्स की रोटेशन होती है, मतलब कि हमने एक टाइम पे एक सीज़न में हमने एक क्रॉप ग्रो की, फिर उसके बाद अगले सीज़न में हम कोई और क्रॉप ग्रो करेंगे। ये इसलिए करते हैं ताकि अगर हम एक ही क्रॉप ग्रो करते रहेंगे तो उससे न्यूट्रिएंट्स जो होंगे उसके सॉइल के या मिनरल्स जो भी होंगे उसके अंदर वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होने चाहिए, इसलिए क्रॉप्स की रोटेशन होती है। द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन रोटेशन वन आफ्टर द अदर इन द फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन।
द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स विल हेल्प इन एक्सट्रैक्टिंग डिफरेंट फ्रूट फ्रॉम द सॉइल। एक तो इससे ये भी होगा कि अलग अलग फ्रूट्स भी हम सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड दस अवॉइडिंग द जनरल डेफिशिएंसी ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ टाइप ऑफ एलिमेंट। मतलब कि एक डेफिशिएंसी भी नहीं होगी किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट की अगर हम बार बार अलग अलग क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। और कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल इसमें है वीट ग्रो की, फिर थोड़े टाइम बाद ज्वार की, फिर ज्वार के बाद अगले सीजन में ग्राम ग्रो कर ली, या फिर ये भी कर सकते हैं कि एक सीजन में राइस ग्रो की, अगले सीजन में ग्राम ग्रो कर ली। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन वाटर। इरिगेशन वाटर जो है हम ये नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा इरिगेशन वाटर दे दिया, पानी देते गए प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं होता। एक लिमिट तक इरिगेशन वाटर जो है ज़्यादा की ज़रूरत होती है, लेकिन एक लिमिट तक होना चाहिए, और उसके बाद अगर आप ज़्यादा उसको इरिगेट करते जाओगे क्रॉप्स को, तो क्रॉप्स की यील्ड ख़राब होना शुरू हो जाएगी, मतलब कि लो होना शुरू हो जाएगी क्रॉप्स की यील्ड, और क्रॉप्स जो हैं वो एक तरह से ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सड़ने लग जाएंगी। और जैसे ये आपको ग्राफ भी दिख रहा है, यहाँ सेंटर में मैक्सिमम यील्ड है। ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे मैक्सिमम यील्ड है। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, अगर यहाँ पे और वाटरिंग वगैरह कर रहे हैं तो देखो मैक्सिमम जो यील्ड है वो डाउन होना शुरू होगी। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल कम हो रही है, तो मतलब यही होगा कि अगर ज़्यादा वाटरिंग वगैरह कर दी तो कम जो है यील्ड मिलना शुरू हो जाएगी, और कुछ टाइम बाद शायद ये भी होगा कि क्रॉप सड़ना ही शुरू हो जाएंगी बिल्कुल। ठीक है, ये हो सकता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ